आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से बिकरू कांड में एसआईटी ने पुलिस कमिश्नर को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में पूर्व एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह समेत 26 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई अब तय है। अलग अलग जिलों में तैनात 3 पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। फर्जी पासपोर्ट बनाने, फर्जी शपथ पत्र लगाने पर भी आरोप तय होगा। और विकास दुबे के साथ मिलकर जय वाजपेयी ने अर्जित की थी अवैध संपत्ति। 3 जुलाई 2020 को हुआ था बिकरू कांड और इसी बिकरू कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे। फर्जी पासपोर्ट बनाने और फर्जी शपथ पत्र लगाने पर आरोप तय होगा। विकास दुबे के साथ मिलकर जय वाजपेयी ने अर्जित की थी अवैध संपत्ति और 2 जुलाई 2020 को ये पूरा का पूरा बिकरू कांड हुआ था, जो कि काफी समय तक चर्चा में रहा। बिकरू कांड में एसआईटी ने पुलिस कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो एसआईटी जांच कर रही थी पूरे कांड में, अब फाइनली एक रिपोर्ट सौंपी गई है पुलिस कमिश्नर को। तो पुलिस कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट आगे शासन को भेज दी है। इसमें बहुत से पुलिसकर्मी खुद दोषी बताए जा रहे हैं। सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी तय है। अलग अलग जिलों में तैनात 3 पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कानपुर से। रामजी शर्मा, बिकरू कांड को लेकर के बड़ी खबर है। एसआईटी ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, पूरी जांच की, पूरे इस जो कि पूरा मामला हुआ था इसको खंगाला और उसके बाद इस रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर को सौंप दिया गया है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 जुलाई 2020 में बिकरू कांड हुआ था, जो काफी चर्चित कांड था, कानपुर ने, पूरे देश ने इसमें इस घटना ने हिला के रख दिया। इस पूरे मामले में लगातार जो दोषी पुलिसकर्मी थे उस वक्त विनय तिवारी, जो एसएचओ चौबेपुर थे, हल्का चौकी ने के शर्मा, उन पर तत्काल ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो दोनों ही पुलिसकर्मी अभी भी जेल में बंद है। इसके साथ ही बता दूं कि इस पूरे मामले में जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, जो एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि जिस समय ये कांड हुआ था उसमें यह बात सामने निकल के आई थी कई ऐसे पुलिसकर्मी जिनका संरक्षण विकास दुबे को मिला हुआ था, जिसकी पूरी जांच हुई। तो इसमें पूर्व एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह समेत 26 पुलिसकर्मी ऐसे जिन पर दोष तय हो गया है, जिस पर एसआईटी जांच में उनको दोषी पाया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड को सौंप दी गई है। बीपी जोगदंड ने इस रिपोर्ट को शासन से भेज दी, जिससे कि उन सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सके जो बिकरू कांड के दौरान कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई थी। और वो लगातार पुलिस जो थी उस समय जिन पर जो आरोप कर दिए, वो सभी लगातार विकास जो संरक्षण दे रखा था। इस दुर्दांत अपराधी को कार्रवाई करने के लिए लगातार जो संरक्षण मिला हुआ था। इस पूरे मामले में शासन ने अब इन पर वेतन रोकने की बात कही है। साथ ही जो पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी पेंशन आ रही है, उनकी पेंशन आदि करने की बात कही गई है और लगातार वो कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ में आपको बता दूं कि विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी था, जिसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी, और साथ ही विकास दुबे जब 2 जुलाई 2020 को पुलिसकर्मियों को गोली चलाई थी, जिसमें एसीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस पूरे मामले में विकास दुबे को भगाने में जो जय वाजपेयी था उसने पूरा अहम रोल निभाया था। इसकी गाड़ी मौके पर बरामद हुई थी, उसकी गाड़ी में बैठते विकास दुबे फरार हुआ था। जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे कार में उसमें कैद हो गई थी, जब कार की जांच की तो वो कार जय वाजपेयी निकली थी, और जय वाजपेयी समेत उसके 4 भाई जो इस पूरे कांड में शामिल थे, जो कहीं ना कहीं विकास दुबे को फाइनेंशियली भी उस वक्त फरारी में मदद कर रहे थे, उन सभी पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया था, जिसमें जय वाजपेयी अभी भी जेल में बंद है, उसके 2 भाई भी जेल में बंद है। कानपुर कोर्ट में जय वाजपेयी जब पेश किया गया तो वहां फर्जी पासपोर्ट का मामला भी था, फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे, उसका भी एक मामला था। उन सभी मामलों में जय वाजपेयी भी आरोप तय हो गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह इन 26 पुलिसकर्मियों का नाम सामने आया है, उसे एक बात तो कहीं ना कहीं पुलिस पर फिर से दाग लगा है कि इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के साथ अगर पुलिसकर्मी देंगे तो ऐसे में जो जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है, उस भरोसा कैसे कायम होगा, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। जी शर्मा, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। बहरहाल अब शासन आगे इस पूरी रिपोर्ट को देख करके आगे क्या निर्णय लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। और विकास दुबे के साथ मिलकर के जय वाजपेयी ने अर्जित की थी अवैध संपत्ति। विस्तार से हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि क्या है ये पूरी खबर। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर। छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की दोष मुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला होना है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच याचिका पर सुना सकती है फैसला। तो हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी हैं और अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू है आरोपी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 3 बार फैसला रिजर्व कर चुकी है। पहली बार जब किया था तब 12 मार्च 2018 को किया था रिजर्व। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को फैसला रिजर्व किया गया था। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को फैसला रिजर्व किया गया था। आज जस्टिस AR मसूद और OP शुक्ला की बेंच फैसला सुना सकती है। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव बने हुए। अश्विनी द्विवेदी, 23 साल बाद किसी मसले पर फैसला आने वाला है जिसमें मुख्य तौर पर अजय मिश्रा टेनी भी आरोपी हैं और इसके अलावा बाकी के अन्य लोग भी हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। हाँ बिल्कुल, मामला है 8 जुलाई 2000 का। प्रभात गुप्ता जो तिकोनिया में रहते थे उनकी हत्या हुई थी। उनको गोली मारी गई थी, एक गोली सर पे लगी थी और एक सीने पर लगी थी। उसके बाद जो प्रभात गुप्ता हैं उनके पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी। FIR में जो वर्तमान केंद्र सरकार मंत्री हैं, गृह मंत्री राज्य अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोगों को नामित किया गया था। FIR में कहा गया था इन्होंने रंजिशन मेरे बेटे को सड़क पर रोक के चौराहे पर और गोली मार दी। उसके बाद केस चलता रहा, सरकारें बदलती रही और आज 23 साल का लंबा समय हो गया। आज संभावना है कि इस मामले का जो है फैसला आ सकता है। हालांकि इससे पहले 3 बार ये फैसला आने वाला था लेकिन उसको कोर्ट ने रिजर्व कर दिया, रख लिया था। लेकिन आज पूरी संभावना है कि इस मामले का फैसला होगा और आगे की दिशा तय होगी कि आखिर अजय मिश्रा टेनी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि लंबा इंतजार एक परिवार को करना पड़ा, क्योंकि लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक फैसला आने से कहीं ना कहीं निराशा लोगों के अंदर है। हाल ही में देखा गया अजय मिश्रा टेनी का नाम काफी सुर्खियों में रहा। जिस तरीके से तिकोनिया में एक बड़ा वारदात हुई थी, किसानों वहां के लोकल लोगों के साथ में कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी पर दबाव बना था कि वो अपना पद छोड़ दे, लेकिन अभी तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा। दूसरी अगर बात करें, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो इस समय अभी जेल में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आज फैसला आता है, उनके खिलाफ आता है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं जो 23 साल का इंतजार था, 23 साल से एक परिवार इंतजार कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं परेशानी होगी कि फैसला उसके पक्ष में नहीं आया। हालांकि फैसला क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट के पास अधिकार होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस फैसले पर है, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें उत्तर प्रदेश उस फैसले पर, क्योंकि जब ये हत्या हुई थी तब अजय मिश्रा एक आम आदमी थे, लेकिन आज वो केंद्र सरकार में एक मंत्री की हैसियत से हैं, पूरा देश उनको देखता है। तो ऐसे में अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर का दौरा है। दोपहर तकरीबन 12:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 12:30 बजे सर्किट हाउस में MLA और सांसद के साथ संवाद होगा। 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तकरीबन 2:15 बजे महात्मा भगीरथ जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सहारनपुर दौरे से जुड़ी हुई कब क्या क्या कार्यक्रम रहेगा वो बताने की कोशिश। 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तकरीबन 2:15 बजे महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। साथ ही आज बागपत के दौरे पर रहेंगे RLD चीफ जयंत चौधरी और सुबह 10 बजे बागपत पहुंचेंगे जयंत चौधरी। समरसता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाना है और 11 बजे पांची गांव में जनता से मुलाकात करेंगे। 12 बजे चमरावल गांव में किसानों के साथ बैठक करेंगे। RLD प्रमुख जयंत चौधरी भी अब ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। RLD का ये चूंकि समरसता अभियान है तो इस दौरान किसानों से भी मिला जाएगा। सुबह 10 बजे बागपत पहुंचेंगे जयंत चौधरी।
समरसता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाना है। क्या है ये समरसता कार्यक्रम? 11 बजे पांची गांव में जनता से करेंगे मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश ने बीजेपी पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वीडियो परीक्षा का हवाला देकर के आंदोलन करने की अपील की है। बीजेपी की आरक्षण विरोधी सोच हर बात सामाजिक न्याय के आड़े आती है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश का बीजेपी में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप। आमतौर पर विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। और इस बार के निकाय चुनाव परिणाम से यही साबित होता है कि निकाय चुनाव के परिणाम ने सभी पार्टियों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। सभी पार्टियां मंथन करके चुनावी समीक्षा कर रही हैं। सवाल यह उठता है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट है? विपक्ष का मंथन, 24 की टेंशन। माया और अखिलेश हार पर भी कलेश। ट्विटर पर प्रचार, जमीन पर दरकिनार। निकाय चुनाव खत्म, किसके मंथन में कितना दम? मंथन की बहार, किसका होगा बेड़ा पार? निकाय चुनाव के परिणाम के बाद 2024 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियां समीक्षा करने में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव में मिली हार पर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। एक तरफ जहां निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो वहीं इस परिणाम ने सभी पार्टियों को अपनी रणनीति और कार्यशैली पर मंथन करने को मजबूर कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 के चुनाव की चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव के परिणाम जहां बीजेपी के लिए 2024 से पहले एक बूस्टर साबित हुआ, तो वहीं अन्य विपक्षी दल, चाहे वो सपा हो या बसपा, उनके लिए एक बुरे सपने की तरह है। दोनों दल इस दलदल से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार निकाय चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। समाजवादी पार्टी के 48% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि गलत आधार कार्ड बनवाकर वोट डलवाए गए हैं। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव को धांधली से जीता है। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दी और दूसरे मुकाम पर रही, लेकिन नगर निगम की 17 सीटों में से एक भी हासिल नहीं कर पाई। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। 2024 के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सहारनपुर से अगली बड़ी खबर। रेहड़ी वाले में खूनी जंग। एक रेहड़ी वाले ने की दूसरे की हत्या, चाकू से गोद करके मौत के घाट उतार दिया। दोनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई थी। थाना मंडी इलाके के खाताखेड़ी की वारदात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छोटी बात पर बड़ा बवाल हुआ है। दोनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई थी और ये कहा सुनी इतनी दूर तक चली जाएगी किसी ने सोचा न था। थाना मंडी इलाके में खाताखेड़ी की वारदात है।
जहां पर रेहड़ी वाले में खूनी जंग देखने को मिली। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, लापता कारोबारी का नहीं मिला कोई सुराग। अभी तक नंदग्राम थाने के सिहानी का पूरा लापता बताया जा रहा है और कारोबारी अनिल 11 मई से लापता है। नोएडा के ओमिक्रॉन सोसाइटी में आखिरी बार देखा गया था। कारोबारी ओमिक्रॉन सोसाइटी में दोस्तों से मुलाकात के बाद लापता बताया जा रहा है। कारोबारी अनिल 11 मई से लापता है। दोस्तों से मिलने गया था और उसके बाद से ही गायब है। नोएडा के ओमिक्रॉन सोसाइटी में आखिरी बार उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। ओमिक्रॉन सोसाइटी में दोस्तों से मुलाकात के बाद लापता बताया जा रहा है और लापता कारोबारी का कोई सुराग नहीं मिला। यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। यादराम भारती, एक कारोबारी कैसे गायब हो जाता है, इसका किसी को नहीं पता चलता। पुलिस अभी इस पूरे मामले में क्या कह रही है? देखिए, ये गाजियाबाद के नंदग्राम सिहानी गांव की घटना है, जहां पर अनिल जो नाम का एक जो कारोबारी है, जो फैक्ट्री मालिक है, वो पिछले 11 तारीख से लापता है और नोएडा के ओमिक्रॉन इलाके में वो गया था, जहां पर वो अपने दोस्तों से मिला और वहां से वो लापता हो गया। और आज 11 तारीख बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि नोएडा का जो ओमिक्रॉन एरिया है, वहां पर अनिल की लोकेशन लास्ट टाइम आई थी और उसके बाद उसका जो मोबाइल है वो बंद हो गया, लोकेशन आनी बंद हो गई। फिलहाल इन्हीं सब बातों पर पुलिस नजर बनाए है और जो कारोबारी है उसको खोजने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में कारोबारी लापता हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको यह आशंका है कि कहीं या तो उसके साथ कुछ घटना तो नहीं हो गई है या फिर किसी प्रकार की कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जो कारोबारी है उसको तलाशने का जो प्रयास है वो कर रही है। जी चलिए, उम्मीद है जल्द से जल्द कारोबारी मिल जाए। यादराम भारती, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इधर बुलंदशहर में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खुर्जा में 20 करोड़ की लागत से बन रहे गंग नहर इंटरकनेक्टेड क्रॉस रेगुलेटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि टेल तक पानी पहुंचना है, सरकार का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट से 5 जिलों के 50,000 किसानों की भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और गाजियाबाद बुलंदशहर खंड के द्वारा इस स्थान से पानी की सप्लाई होती है। लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन इस नहर के माध्यम से होता है। 50,000 किसान इससे लाभ लेते हैं। आज उसको हम लोग समीक्षा करने आए हैं अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी सरकार बनने के बाद एक ही लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुँचे, सभी किसानों के खेत तक पानी पहुँचे जो इससे जुड़े हुए हैं। हमारा ट्यूबवेल के माध्यम से, लघु डाल के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, नहरों के माध्यम से अधिक से अधिक पानी पहुँचे लोगों के पास तक, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया था। और ये जो प्रगति रिपोर्ट इसका क्या है, तो ये भी लगता है 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा और हम लोग उद्घाटन कर देंगे और अच्छा किसानों को इससे लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह जीत मोदी। बुलंदशहर, अलीगढ़। इधर मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गोली लगी है और पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में शातिर चोर वसीम उर्फ टोपा घायल हुआ है। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश पर 14 गंभीर मुकदमे दर्ज है। नगर थाने के तितावी रोड का पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर से पूरी बड़ी खबर, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए, साथ में बदमाश को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। घायल बदमाश पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आज कोतवाली पुलिस शामली स्टैंड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। उसने पुलिस के द्वारा किए गए इशारे को ओवररूल करते हुए वहां से अपनी बाइक भगाई। पुलिस को जब संदिग्ध प्रतीत हुआ, पुलिस ने उसका पीछा किया और जिस स्थल पर हम खड़े हैं शामली रोड पर, यहाँ पर उसने अपनी बाइक को छोड़ के और पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए यहाँ से बच निकलने का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। उसमें जो अभियुक्त है उसके एक पैर में गोली लगी है।
अभियुक्त का नाम वसीम उर्फ टोपा है। इससे जब पूछताछ की गई, इसने बताया कि एक शातिर किस्म का चोर है और इस पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थाना कोतवाली और अलग अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत है। इसको उपचार हेतु अभी अस्पताल भेज दिया गया है। आज को हापुड़ में ओवरलोड ट्रैक्टरों पर आरटीओ लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जहां खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला सिटी कोतवाली इलाके के बुलंदशहर रोड का है, जहां चारे से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर पर बैठी लड़की नीचे गिरी और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। ग्रेटर नोएडा के शिवनादर विश्वविद्यालय में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मारकर छात्र ने बेखुदकुशी कर ली है। लड़की यूपी के कानपुर की रहने वाली बताई जा रही है, वही आरोपी छात्रा अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा है और छात्र घर का इकलौता था और शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। बताया जा रहा है कि दोनों विद्यार्थियों की उम्र करीब 21 साल थी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही सुसाइड करने वाले छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है। मैनपुरी में सीएम योगी के निर्देशों का शहर में असर देखने को मिला है। ट्रैफिक पुलिस ने अवैध टैक्सी, ई रिक्शा स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया। करीब 25 वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने सीज किया और वही 71 वाहनों का चालान किया। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में अभियान चलाया और 25 वाहनों को सीज किया गया है।